नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो ध्यान करते हैं खबरों पर। आज से शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो गया, जो 15 अक्टूबर को दशहरे पर खत्म होगा। इस बार तिथियों की घट-बढ़ होने से नवरात्रि 9 दिनों ही रहेगी। इस बार गुरुवार से ही नवरात्रि शुरू होने पर देवी झूले पर बैठकर आएगी और शुक्रवार को दशहरा पर देवी के जाते वक्त वाहन हाथी होगा। आज घटना स्थापना के लिए सिर्फ 2 ही शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस साल चित्रा नक्षत्र और वैधृति नाम का अशुभ योग पूरे दिन रहने के कारण ऐसा हो रहा है। इस पर उज्जैन, पुरी, तिरुपति, हरिद्वार और बनारस के विद्वानों का कहना है कि अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना शुभ रहेगा। कलश स्थापना का अर्थ है कि नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण में कलश स्थापना करके की जाती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरने इलाके में गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसमें से एक महिला और 6 बच्चे भी शामिल है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 आंकी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर की दोपहर हुई हिंसा की वजह का अनकट वीडियो सामने आया, जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों को एक थार जीप तेज रफ्तार में रौंदते हुए दिख रही है। जीप के पीछे इनोवा और स्कॉर्पियो भी गुजरी। इतने में भगदड़ मच गई। अब तक घटना के 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि गाड़ियों में कौन कौन सवार है। घटना से किसानों में आक्रोश बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राम सिंह गिलोनी के मुताबिक किसान आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। पुलिस की फोर्स भी तैनात थी। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। शाम को सभी मन से बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक तिकुनिया की तरफ से 3 गाड़ियां तेजी से आते हुए दिखाई थी। सभी गाड़ियां करीब 80 से 90 की स्पीड में थी। आगे जाकर तीनों कार पलट गई। इस दौरान गाड़ी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मित्र उतरते ही फायरिंग करते हुए भागने लगे। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और आगे जो गाड़ी थी उसमें बैठा कर ले गई। पांच अक्टूबर को हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस माइक लेकर घटना में जख्मी युवक से बयान दर्ज करा रही थी। इसमें जख्मी पुलिस के सामने दावा किया कि काफिले में पूर्व कांग्रेस सांसद अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास भी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बुधवार देर रात लखीमपुर खीरी पहुंचे। यहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका सबसे पहले चौक घाट पहुंचे। यहां इन्होंने शहीद किसान लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की। लवप्रीत के माता पिता राहुल प्रियंका को देखकर रोने लगे। इसके बाद राहुल प्रियंका ने लवप्रीत के माता पिता को ढाढ़स बंधाते हुए अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद कांग्रेस का काफिला निघासन पहुंचा। राहुल और प्रियंका यही पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मिले। कांग्रेस नेता इसके बाद दौरहरा गांव में रमनदीप पुरवा के शहीद किसान नक्षत्र सिंह के घर गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता कल बहराइच जा सकते हैं। वे वहां दलजीत और गुरविंदर के परिवार से मिलेंगे। राहुल और प्रियंका के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, केशव वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और अजय सिंह लल्लू भी मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की जबरिया हुकूमत बनवाने में मदद करने वाले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज हमीद को पद से हटा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI चीफ फैज पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मंजूरी लिए बगैर काबुल गए थे। वहां तालिबान नेताओं के साथ सेरेना होटल में टी पार्टी अटेंड की। आरोप है कि उन्होंने वहां तालिबान की हुकूमत कायम करने में मदद की थी। जनरल फैज इमरान खान की पसंद थे और अगले साल आर्मी चीफ बनने वाले थे। बताया जाता है कि उनकी काबुल यात्रा से जनरल बाजवा के अलावा अमेरिका भी काफी नाराज था। जनरल नदीम अंजुम ISI के नए चीफ होंगे। जनरल हमीद को हटाए जाने की खबरें लंबे वक्त से गर्दिश कर रही थी।
हमीद को पेशावर कॉर्प्स कमांडर को चीफ बनाकर भेजा गया। आर्मी चीफ ने टॉप लेवल पर कुछ और फिर बदल कर दिए। ये भी सही है कि जनरल हमीद और बाजवा के बीच तनातनी की खबरें काफी पहले से चल रही थी। माना जा रहा है कि 3 साल पहले रावलपिंडी में आर्मी के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के बीच मतभेद शुरू हुए थे। बाद में जब इमरान ने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया तो यह रस्साकसी खुलकर मुल्क के सामने आ गई। फैज कई बार बाजवा को भरोसे में लिए बगैर फैसले करने लगे थे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठने से रोक दिया। गिलानी बुधवार को इंटेलिजेंस एयरलाइंस की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे। यहां उन्होंने एक पार्लियामेंट्री डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना था। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलानी और उनके 2 बेटों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसी आधार पर उन्होंने 2013 में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखा गया था। गिलानी 2008 से 2012 तक पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गिलानी के साथ पाकिस्तान के कुछ सांसद और दूसरे नेता इटली जा रहे थे। बाकी सभी को जाने दिया गया, लेकिन गिलानी को फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया गया। सांसद और पूर्व डिप्लोमेट अशेरी रहमान ने इमरान सरकार द्वारा गिलानी को रोके जाने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में हिस्सा लेने जा रहे थे, वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे। एक पूर्व पीएम के साथ इस तरह की बर्ताव मुल्क की बदनामी कराता है। अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक हाई स्कूल में बुधवार को फायरिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टीचर और 4 स्टूडेंट घायल हुए। घटना आलिंगन शहर के हाई स्कूल में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 1700 स्टूडेंट्स और टीचर को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ देर बाद आरोपी छात्रों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गन भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक स्कूल की एक क्लास में 2 छात्रों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। इसके बाद 18 साल के टिमोथी जॉर्ज सिम्पकिन ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे तक ही गरबा हो सकेंगे। कलेक्टर को गरबे के संबंध में सूचना देना जरूरी होगा। दरअसल गरबा स्थल व पंडालों में रात 10 बजे तक ही डीजे, बैंड या ढोल बजाने की अनुमति रहेगी। वहीं दशहरे पर रामलीला का मंचन भी किया जा सकेगा, लेकिन मैदान या हॉल की कैपेसिटी 50% लोगों ही शामिल हो सकते हैं। रावण दहन से पहले चल समारोह सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से निकाले जा सकेंगे। रावण दहन के बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं होंगे, क्योंकि इनमें लाखों लोग जुटते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बचाव के उपाय किए जाने जरूरी होंगे। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद बुधवार को गृह विभाग ने नवरात्रि दशहरे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। गृह विभाग की ऊपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने 16 बिंदुओं पर आदेश जारी किए। इसमें नवरात्रि दशहरे के साथ कोचिंग क्लास, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, शादी, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टेडियम आदि को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। छोटी ग्वाल टोली में रहने वाली एक महिला की मंगलवार रात करीब 1:30 बजे अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। अस्पताल का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। रात में विवाद की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें परिजनों को समझाकर पुलिस के वाहनों से घर भेजा गया। महिला का पोस्टमार्टम करवाकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन परिवार को पुलिस अधिकारियों ने दिया है। जूनी इंदौर के वेदांत अस्पताल में मंगलवार रात करीब 1 बजे सलोनी पति आशीष ठाकुर की मौत हो गई। इसके बाद यहां उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। रात में अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई।
सूचना के बाद गश्त कर रहे पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के गेट लगवा दिए। इधर परिजनों को बाहर लगातार समझाइश दी गई। भाई ऋषि यादव के मुताबिक सोमवार को बहन सलोनी का जन्मदिन था। उसके पेट में पथरी थी। दूसरे दिन उसे अस्पताल में भर्ती होने कर ऑपरेशन का कहा था। ऋषि ने आरोप लगाया कि वह बहन को पथरी के ऑपरेशन के लिए सुबह यहाँ लेकर आया था, जिसके बाद दिन भर जांच के नाम पर बहन को बेड पर रखे हुआ था। रात में डॉक्टरों ने डायलिसिस की बात कही थी, जिसके बाद आईसीयू में ले गए। कुछ देर बाद उन्होंने बहन को मृत घोषित कर दिया। सलोनी की एक 2.5 साल की बेटी भी है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में चेहरे पर थूक के छींटे पड़ने से मना करने पर जूनियर पेटर गैंग के गुर्गों ने दिनेश राय और उसके बेटे गुलशन पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इसके पहले भी तलवारबाजी और फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं। इन वारदातों में आरोपियों के नाम पैंटर, पाउडर, लूली जैसे सामने आए। लूली पर केस दर्ज है। यही सिर्फ रंगबाजी जमाने के लिए बात बात पर कट्टा तलवार चलाने से नहीं चूके। इसके लिए उन्होंने अपनी उर्फियत का भी इस्तेमाल किया। किसी के नाम के साथ जहरीला लिखा जा रहा है तो किसी के नाम कबूतर, कचौड़ी, बकरा, टैंकर लिखा जाता है। एफआईआर में इनके नाम के पीछे उनकी उर्फियत को दर्ज किया गया। यह सभी ऐसे बदमाश हैं जिन्होंने 15 से लेकर 30 से अधिक संगीन जुर्म कर चुके हैं। पुलिस भी इन्हें अब नाम से जानती है। कुछ फरार है तो कुछ ने बांड भर रखा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक देखते रहिए के न्यूज नेशनल। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। चुनाव के लिए टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एडवोकेट संजय सिंह का बयान बुधवार को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा, पूरी बात पुलिस को बता दी है, सारे सबूत भी उन्हें उपलब्ध करा दिए हैं। वही जानकारी के मुताबिक पुलिस उनके बयान से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है वकील ने न तो कोई ठोस सबूत दिया है और न उनका बयान संतोषजनक है। कोर्ट के आदेश पर तेजस्वी यादव, मीसा भारती, दिवंगत कांग्रेस नेता सदानंद सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित 6 लोगों पर ठगी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने 5 दिन पहले वकील को बयान दर्ज कराने को नोटिस भेजा था। एडवोकेट ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू हो गई। केस में इन्फॉर्मेंट यानी सूचना देने वाला पुलिस के सामने साक्ष्य पेश कर दिया। पुलिस को बताया था कि रुपए का इंतजाम कैसे किया था, कब किया था। इस बारे में सारी डिटेल्स पुलिस को दी गई। 5 करोड़ रुपए दिए थे। उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सामने में बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा के हाथ में पूरे रुपए दिए थे। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में सिंधु बॉर्डर के आए सिखों ने विरोध कर दिया। शिवराज दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा के 3 दिवसीय महोत्सव के आखिरी दिन यहां मत्था टेकने पहुंचे थे। शिवराज के पहुंचते ही सिंधु बॉर्डर से आए सिख यहां पहुंचे और उनका विरोध शुरू कर दिया। यह देखते ही प्रशासन और पुलिस अफसरों के हाथ पांव फूल गए। किसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधन से चर्चा कर माहौल शांत कराया गया। सीएम शिवराज सिंह के विरोध के बाद मत्था टेक आशीर्वाद लिया। उनके कार्यक्रम को भी छोटा कर दिया। सीएम के आने और मत्था टेक कर जाने में सिर्फ 7 मिनट लगे। उधर गुरुद्वारा प्रबंधन ने किसी तरह के विरोध से इनकार कर दिया। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा के 400 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। बुधवार दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज सिंह का आने का कार्यक्रम था। सीएम चौहान 1.5 घंटा देरी से 4:30 बजे यहां पहुंचे। माहौल उस वक्त बिगड़ गया था। जिम्मेदार भाजपा को बताते हुए शिवराज सिंह चौहान का विरोध शुरू कर दिया। धारा 144 का हवाला देकर छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष की निर्बाध आवाजाही पर पहरा लगा दिया गया।
सांप्रदायिक दंगा प्रभावित कवर्धा में घायलों से मिलने जा रहे भाजपा के प्रतिनिधि मंडल को कवर्धा सर्किट हाउस में रोक दिया गया। नेताओं ने धरना देकर इस आरोप का विरोध किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन माना नहीं। इसके बाद भाजपा नेताओं को राजधानी वापस लौटना पड़ा। विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल करीब 3 बजे कवर्धा पहुंचे। इसमें राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक नारायण चंदेल और कृष्णमूर्ति बांदी शामिल थे। कवर्धा सर्किट हाउस में स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। करीब 1.5-2 घंटे तक नेताओं ने भाजपा के स्थानीय नेताओं, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी में सभी अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी ली। बाद में उन्होंने शहर में उन लोगों से मिलने की कोशिश की जो पुलिस लाठीचार्ज अथवा दंगे की चपेट में आने की वजह से घायल हुए थे। प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में राजस्थान कांग्रेस के नेता कल से सड़कों पर उतरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल 11 बजे भरतपुर जिले के ऊंचा नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा की। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को भरतपुर ऊंचा नगला बॉर्डर पर पहुंचने को कहा। कांग्रेस ने इस पैदल मार्च की तैयारियां शुरू कर दी। भरतपुर के आसपास के नेताओं को इस पैदल मार्च की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके पैदल मार्च की घोषणा की। डोटासरा ने कहा कि किसान नरसंहार में पीड़ित परिवार को प्रति संवेदनाएं प्रकट करने और हत्यारों को कड़ी सजा की मांग को लेकर पैदल मार्च करेंगे। मार्च में बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। यूपी बॉर्डर पर भी प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेताओं को यूपी पुलिस बॉर्डर पर ही रोक सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए राजस्थान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर ही रोका जा सकता है। बॉर्डर पर रोके जाने की स्थिति में कांग्रेस नेता गिरफ्तारी देंगे। कांग्रेस नेता आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। बीते दिन ही कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था। राजस्थान में एक बार फिर बिजली के बंदोबस्त गड़बड़ाने की आशंका पैदा होने लगी। कोल इंडिया राजस्थान कोयले की जरूरत के मुताबिक पूरी सप्लाई अभी नहीं दे पा रहा। भारत सरकार से हुई वार्ता और वादों के मुताबिक कोल इंडिया को रोजाना 7 रैक कोयला भेज रहा था, लेकिन 4 रैक कोयला ही रोजाना राजस्थान को भेजा जा रहा है, जिससे कोयले की कमी हो रही है। कोयले की कमी का सीधा असर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स पर पड़ रहा है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक कोयले की कमी के कारण सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 5 यूनिट्स बंद हैं। इसके अलावा टेक्निकल कारणों से छबड़ा की 660 मेगावाट की 1 यूनिट और 250 मेगावाट की 3 यूनिट बंद है। कोल इंडिया की तरफ से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से कोयले की कमी के कारण सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 5 इकाइयां बंद है, जबकि छबड़ा थर्मल की 250 इकाइयां बंद है। उन टेक्निकल इश्यूज को जल्द सॉल्व करके बंद यूनिट की बिजली का प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिश की जा रही है। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।